नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर नंबर 15 था दैनिक जीवन में विज्ञान, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसके जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपको मैंने कमेंट बॉक्स में उनके आंसर लिखने बताए थे। तो दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिए हैं तो इनके आंसर आप मिला लीजिएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति किस वैज्ञानिक उपकरण से हुई है? किसके कारण हुई है दोस्तों? टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर और टेप रिकॉर्डर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर। संचार के क्षेत्र में विज्ञान की देन है, फैक्स, टेलीविज़न, टेलीफोन। तो दोस्तों उपयुक्त सभी के क्या है? स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16, प्रकाश एवं छाया, लाइट एंड शैडो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखो, इसके अध्ययन बिंदु देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का सरल रेखा में गमन, पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी वस्तुएं, छाया कैसे बनती है, प्रछाया एवं उपछाया एवं ग्रहण। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमें आज पढ़ना है। तो देखो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दिन के समय हम अपने चारों ओर की सभी वस्तुओं को भली भांति देख सकते हैं, परंतु रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार होता है तब हम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। रात में जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तब वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोत जैसे टॉर्च, दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि की आवश्यकता होती है। अंधेरे में प्रकाश का अभाव होता है। बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, अर्थात प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आँख पर आता है तो वस्तुएं हमें दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण ही हमारा वस्तुओं को देखना संभव होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो प्रकाश के स्रोत। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, परंतु सूर्य का प्रकाश हमें दिन के समय ही प्राप्त होता है। रात्रि के समय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, सीएफएल, ट्यूबलाइट आदि साधनों का उपयोग करते हैं। ये वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड या प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम घर में यूज़ करते हैं, सभी को मालूम है। इनको क्या बोला जाता है? दीप्त पिंड या प्रकाश के स्रोत। अक्सर हमें रात्रि के समय चंद्रमा का प्रकाश भी प्राप्त होता है। चंद्रमा का यह प्रकाश वास्तव में सूर्य का ही प्रकाश होता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर पहुंचता है तो रात्रि के समय पृथ्वी पर इसका हल्का प्रकाश प्राप्त होता है। चूँकि चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है, यह दीप्त पिंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखना कि जो चंद्रमा होता है वह स्वयं अपने प्रकाश से नहीं चमकता है। वह किससे चमकता है? वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये कैसा हो जाएगा? यह दीप्त पिंड नहीं होता है। कैसा होगा? अदीप्त। कैसा हो जाएगा? अदीप्त पिंड हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर है हमारे प्रकाश स्रोतों में से कुछ स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित या कैसे हैं? कृत्रिम है। ठीक दोस्तों, देखो इनमें से आपको बताना है कि प्राकृतिक कौन से हैं और कृत्रिम कौन से हैं। जो टॉर्च होती है, टॉर्च कैसे है? प्राकृतिक है या कृत्रिम है? ये है कृत्रिम। बल्ब कैसा है? कृत्रिम। सूर्य कैसा है? प्राकृतिक। मोमबत्ती कृत्रिम। चंद्रमा प्राकृतिक। तारे
प्राकृतिक। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए प्राकृतिक। फिर देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का सरल रेखा में गमन। ठीक दोस्तों, प्रकाश का सरल रेखा में गमन, इसको समझने के लिए हम गतिविधि फर्स्ट देखते हैं कि जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में गमन करता है। देखो, समान आकार वाले 3 आयताकार गत्ते लीजिए। इन तीनों के मध्य में एक छोटा छिद्र कीजिए। ये देखो, इस डायग्राम को आप देखते रहना, साथ में इसको समझते रहना। देखो, फिर है, अब इन्हें चित्र 16.1 के अनुसार एक सीध में इस प्रकार रखिए कि तीनों छिद्र एक सरल रेखा में रहे। सबसे पहले वाले गत्ते के सामने एक प्रकाश स्रोत जैसे जलता हुआ बल्ब या मोमबत्ती रखिए। अपनी आँख को तीसरे गत्ते के छिद्र पर रख कर देखिए क्या आपकी आँख में प्रकाश आता है। अब बीच वाले गत्ते को थोड़ा एक तरफ बाएं या दाएं खिसकाएं। ठीक दोस्तों, देखो इस कंडीशन में तो क्या है, जो प्रकाश है यहाँ से निकलता है और सीधा क्या आ रहा है, आँख पर आ रहा है। ठीक दोस्तों, यानी हमें मोमबत्ती है उसकी लो हमें दिखाई देती है। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि जो बीच वाला गत्ता है ये, इसको तो थोड़ा या तो दाएं खिसका दो या बाएं खिसका दो, तो क्या हमें ये मोमबत्ती की लो हमें दिखाई देगी? नहीं दिखेगी। देखो, क्या आपकी आंख में प्रकाश आता है खिसकाने के बाद? जो बीच वाला गत्ता है उसको खिसकाने के बाद क्या आपकी आंख में प्रकाश आता है? अब बीच वाले गत्ते को थोड़ा दाएं बाएं खिसकाए, क्या अब भी आपकी ये देखो, ये पहले वाली कंडीशन में है जब इस बीच वाले गत्ते को खिसकाया नहीं गया है। अब ये कौन सी कंडीशन है, बीच वाले गत्ते को थोड़ा खिसकाया गया है। अब क्या होता है, क्या अब भी आपकी आंख में प्रकाश आता है? ऐसा क्यों होता है? देखो, उपरोक्त गतिविधि यह दर्शाती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक दोस्तों, जैसे ही हम बीच वाले गत्ते को खिसकाएंगे तो हमें जो मोमबत्ती है वो दिखाई नहीं देगी। ठीक दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश है वो एकदम से बिल्कुल सरल रेखा में गति करता है, ऐसे मुड़ के गति नहीं करता वो। ठीक दोस्तों, जब तीनों, देखो दोस्तों इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप थोड़ा। जब तीनों छिद्र सरल रेखा में होते हैं तो प्रकाश इन तीनों से पार होकर हमारी आँख तक आता है, किंतु जब इसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो इस स्थिति में प्रकाश उससे बाहर नहीं निकल पाता, फलस्वरूप यह हमारी आँख तक नहीं पहुँच पाता है। देखो, इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग और करते हैं। प्लास्टिक के एक पाइप का एक सीधा टुकड़ा लीजिए इस प्रकार से। ठीक दोस्तों, जिसमें ये देख रहा है प्रयोग करके। मेज के ऊपर एक मोमबत्ती जलाकर कुछ दूरी से पाइप के द्वारा मोमबत्ती को देखिए, यह आपको दिखाई देगी। ठीक दोस्तों, तो पहली वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर ये सीधी है, ये प्लास्टिक की क्या है, ये प्लास्टिक का पाइप है, तो प्लास्टिक का पाइप ये सीधा है, तो सीधे से देखेंगे हमें क्या होगा, मोमबत्ती ये दिखाई देगी। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन अगर हम मुड़ी हुई पाइप से देखेंगे, ये देखो जो सेकंड प्रयोग है, मुड़ी हुई पाइप से देखेंगे तो क्या हमें मोमबत्ती दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रकाश है वह हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पारदर्शी, अपारदर्शी व पारभासी वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, देखो दैनिक जीवन की वस्तुओं जैसे कांच की गिलास, पुस्तक, गत्ता, थाली, चश्मा आदि को बारी बारी से अपनी आँख के सामने रख कर जलते हुए बल्ब को देखिए। कौन सी वस्तुओं के पार से आपको बल्ब दिखाई देता है? आप पाएंगे कि हम कुछ वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं और कुछ वस्तुओं के आर पार देखना संभव नहीं है। इसके अलावा कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जिनके पार क्या दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। वस्तुओं में से प्रकाश के गुजरने के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब आती हैं आपकी पारदर्शी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश अच्छी तरह से गुजर सकता है तथा जिनके दूसरी तरफ स्थित वस्तुओं को हम स्पष्ट
देख सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। जैसे कांच है, वायु है, साफ जल है, कुछ प्लास्टिक है आदि। ठीक है दोस्तों। जैसे पानी होता है, पानी होता है, ये कैसा होता है, पारदर्शी। कौन सा साफ पानी होता है वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। जैसे बाल्टी के अंदर पानी डालते हैं तो हमें ऊपर से लेके जो पानी का जो नीचे का पेंदा होता है उसमें हम कुछ वस्तु गिरा देते हैं, कंकर वगैरह कुछ भी गिरा देते हैं, तो हम उस वस्तु को पानी के अंदर आराम से देख सकते हैं, साफ पानी के अंदर। वायु है तो वायु में तो हमें दिखाई देता ही है, साफ जल है उसमें दिखाई देता है। ठीक दोस्तों। ये कांच है, कांच है तो कांच में भी क्या होता है, कांच में भी हमें साफ दिखाई देता है। तो ये कैसी वस्तु होती है, ये होती है पारदर्शी। फिर है अपारदर्शी, इसका विपरीत हो जाएगा, जिनमें से हम वस्तु को हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, यानी उसमें से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए धातुएं, लकड़ी, गत्ता, पत्थर आदि है पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। फिर देखो, फिर समझते हैं पारभासी वस्तुएं कौन सी होती है। गतिविधि नंबर 4, कागज की एक शीट लीजिए और इसे होकर किसी जलते हुए बल्ब को देखिए। क्या आपको बल्ब स्पष्ट दिखाई देता है। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। तेल लगे हुए कागज के उस भाग से जलते हुए बल्ब को पुनः ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं, क्या आप यह पाते हैं कि अब हमें बल्ब पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं। कदाचित नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। पहले तो एक बल्ब को जो कागज़ होता है उससे देखते हैं, तो कागज़ से हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। फिर क्या किया, फिर उस कागज़ है उस पर थोड़ा सा तेल लगा दिया, फिर उसको देखा तो क्या हुआ, दिखाई देता है, लेकिन कैसा दिखाई देता है, धुंधला हमें दिखाई देता है। फिर देखो इसकी डेफिनेशन है, ऐसी वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देती है तथा जिनके दूसरी तरफ स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पारभासी कहा जाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा पेपर, बटर पेपर आदि पारभासी वस्तुओं के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों। फिर है अपना नेक्स्ट टॉपिक, छाया कैसे बनती है। तो अक्सर हम परस्पर परस्पर जमीन पर या दीवार पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, जानवरों, खंभों, व्यक्तियों आदि की छाया बनते हुए देखते हैं। छाया वास्तव में क्या होती है, इनके निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। यह गतिविधि आपको अपने मित्रों के साथ रात्रि के समय अंधकार में करनी है। अंधेरे कमरे को मोमबत्ती जलाकर प्रकाशित कीजिए। ठीक दोस्तों, अंधेरे कमरे में क्या कर लिया, मोमबत्ती जला ली। दीवार पर अपने हाथ की छाया बनाइए। अब हाथ को हटाकर कांच की पारदर्शी प्लेट को मोमबत्ती के सामने रखिए और अवलोकन कीजिए। क्या इस समय भी छाया बनती है। अब मोमबत्ती के सामने अपना हाथ रखकर मोमबत्ती को बुझा दीजिए। आपको अपने हाथ की छाया दिखाई नहीं देगी। स्पष्ट है कि छाया देखने के लिए किसी प्रकाश स्रोत का होना तथा प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी होना आवश्यक है। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए। चित्र 16.3 के अनुसार एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर रात के अंधेरे में किसी खुले मैदान में जाइए। अपने मित्र को हाथ फैलाकर ऐसे स्थान पर खड़ा कीजिए जहां हाथ के पीछे कोई पेड़, इमारत या अन्य वस्तु न हो। अब टॉर्च को हाथ के बराबर ऊंचाई तक ले जाकर इस तरह से जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के हाथ पर पड़े। इस समय आपके पास प्रकाश स्रोत है तथा प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु के रूप में आपके मित्र का हाथ है। अपारदर्शी वस्तु के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु न हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र की हाथ की छाया दिखाई देगी। इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ छाया नहीं है। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े, क्या अब
छाया शीट पर बनती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। फर्श, दीवार, जमीन, मकान या इस प्रकार की अन्य सतहें छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती हैं। ठीक दोस्तों, तो छाया बनाने के लिए हमें पर्दे की आवश्यकता होती है। अगर पर्दा नहीं होगा तो छाया भी नहीं बनेगी। जो हमारे घरों में जो छाया बनती है, जो फर्श होता है, दीवार होता है, ज़मीन होती है, मकान होता है, तो वो एक तरह से किसका कार्य करती है? पर्दे का ही कार्य करती है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर स्पेशल कोई जैसे कपड़े का पर्दा हो गया उसकी बात नहीं हो रही है। दीवार हो गई, वो भी पर्दे का कार्य करता है। जैसे ज़मीन है, हमें ज़मीन पर चलते हुए अपनी जो छाया दिखाई देती है, वो भी एक तरह से क्या होता है? ज़मीन है, वो भी पर्दे का कार्य करती है। इससे स्पष्ट है कि छाया के निर्माण के लिए किसी प्रकाश स्रोत एवं एक अपारदर्शी वस्तु का आवश्यक है। अपारदर्शी वस्तु का होना आवश्यक है। देखो किन किन का? एक तो प्रकाश स्रोत का, एक अपारदर्शी वस्तु का, और एक पर्दे का। ठीक है, तो ये तीन वस्तुएं हमें छाया निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे छाया कहते हैं। छाया प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। जैसे ये प्रकाश स्रोत है, सूर्य है, सूर्य इस साइड में है, तो प्रकाश कहाँ पर बनेगा? जो प्रकाश के जो छाया है वो कहाँ पर बनेगी? इसकी विपरीत दिशा में बनेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे ये कोई बल्ब है। ठीक दोस्तों, ये कोई बल्ब है, जल रहा है, और यहाँ पर कोई क्या है? एक व्यक्ति खड़ा है, तो उसकी छाया इस सूर्य की विपरीत दिशा में, इस दिशा में नहीं बल्कि इस दिशा में इसकी क्या बनेगी? छाया बनेगी। फिर देखो, फिर आती है परछाया एवं उपछाया। ये देखो क्या होती है? अंधेरे कमरे में दीवार के पास एक मेज रखिए। अंधेरे कमरे में। फिर देखो, एक आयताकार गत्ते का टुकड़ा लेकर उसके पीछे कोई सहारा रखकर दीवार के पास रखी मेज पर खड़ा कर दीजिए। टॉर्च से इसके ऊपर प्रकाश डालिए। दीवार पर बनने वाली छाया का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। आप देखते हैं कि टॉर्च और गत्ते के ठीक सामने दीवार पर गहरी छाया बनती है, जिसे परछाया कहते हैं। इस गहरी छाया परछाया के चारों ओर हल्की सी छाया बनती है, जिसे उपछाया कहते हैं। इसी प्रकार गेंद अथवा फुटबॉल की भी छाया बनाकर परछाया एवं उपछाया का अवलोकन कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये देखो, यहाँ पर जो देखो, इसके अंदर जो गहरी कलर की है वो तो क्या है? परछाया। इसके चारों तरफ जो बॉर्डर सा दिखाई दे रहा है, इसके चारों तरफ देखो, ये हल्की छाया है ब्राउन कलर की सी, ये क्या है? इसे बोला जाता है उपछाया। जो गहरे कलर की है वो तो परछाया, जो थोड़ी ये डार्क है और ये थोड़ी सी लाइट कलर की है, ये क्या है? उपछाया है। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक प्रयोग ये यहाँ पर देख रखा है। देखो ये टॉर्च है, यहाँ पर कोई गेंद रखी है, तो गेंद की जो बीच में यहाँ पर जो गत्ता है इस पर बन रही है बीच में, ये तो है परछाया। कौन सी है? परछाया। लेकिन इसके चारों ओर जैसी हल्की हल्की क्या दिखाई देती है? थोड़ी थोड़ी छाया दिखाई देती है, जैसे आपने रात्रि के समय चंद्रमा के चारों तरफ भी देखा होगा। ठीक है, तो उसके जो चारों ओर है, चंद्रमा की चारों ओर, वहाँ पर भी हमें उपछाया दिखाई देती है। कभी आपने नहीं देखा है तो रात के समय देखिएगा। फिर है ग्रहण। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक दोस्तों, जो पृथ्वी है वो तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक दोस्तों, और चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। ठीक है दोस्तों, उपग्रह कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। परिक्रमा करते हुए चंद्रमा, पृथ्वी व सूर्य एक सिद्धि में हो तो इसे संयोगवश घटना को ग्रहण कहा जाता है। कब? जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक दिशा में हो जाते हैं तीनों, तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रहण। अब ग्रहण दो प्रकार का होता है।
कौन कौन से? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बहुत बार पूछा जाता है। देखो सूर्य ग्रहण किसे कहेंगे? ये देखो, ये तो है सूर्य ग्रहण की स्थिति। इसमें क्या होता है? सूर्य होता है, ठीक दोस्तों, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। ये हमारी क्या है? ये हमारा चंद्रमा। तो सूर्य ग्रहण कब होगा? देखो ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा तो वो कहाँ पर पड़ेगा? पहले पड़ेगा चंद्रमा पर, सीधा पृथ्वी पर नहीं जाएगा, पहले गिरेगा चंद्रमा पर, फिर चंद्रमा से, ठीक दोस्तों, ये एक तरह से किसका कार्य करती है? अपारदर्शी वस्तु का कार्य करता है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा अपारदर्शी वस्तु का यहाँ पर कार्य कर रहा है, तो चंद्रमा की छाया पड़ेगी कहाँ पर? पृथ्वी पर। तो इसे क्या कहा जाएगा? सूर्य ग्रहण। ठीक दोस्तों, तो देखो सूर्य ग्रहण किसे कहा जाएगा? जब बीच में क्या होगा? चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होगा? चंद्रमा। तो इसे क्या कहा जाएगा? सूर्य ग्रहण की स्थिति कहा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कंपटीशन एग्जामों में बहुत बार। देखो सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के मध्य आता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है और सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी का कुछ भाग चंद्रमा की परछाया और कुछ भाग उपछाया में होता है। परछाया वाले भाग में पूर्ण सूर्य ग्रहण व उपछाया भाग वाले भाग में खंडशः सूर्य ग्रहण होता है। जो परछाया होती है, अपनी जो मेन छाया होती है, ठीक दोस्तों, जो गहरी होती है, उस भाग में अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, ठीक दोस्तों, अगर हमें परछाया में पृथ्वी का कुछ भाग चंद्रमा की परछाया में हमें दिखाई देगा तो वो तो हो जाएगा पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण। अगर हमें उपछाया में दिखाई देगा तो वो क्या हो जाएगा? खंडशः सूर्य ग्रहण। फिर देखो सावधानी दे रखी इसमें, सूर्य ग्रहण को नग्न आंख से नहीं देखना चाहिए, यानी उसको देखने के लिए किसी चश्मे, ठीक है दोस्तों, जो चश्मा होता है उसको चश्मे की सहायता से देखना चाहिए, या कोई भी अवरोधक होता है जैसे एक्सरे वगैरह होते हैं उससे देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य के बाहरी किनारे से आने वाली हानिकारक किरणों से आंखें क्या हो सकती है? क्षतिग्रस्त हो सकती है। फिर है चंद्र ग्रहण। ये देखो चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं। चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी के आने से चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण अमावस्या की तिथि को ही होते हैं। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो तो होता है पूर्णिमा के दिन, ठीक दोस्तों, पूर्णिमा के दिन, और जो सूर्य ग्रहण होता है वो हमेशा होता है अमावस्या के दिन। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। आपने क्या सीखा इनको देख लेते हैं एक बार। जब प्रकाश वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख पर आता है तो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण ही हमारा देखना संभव होता है। सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश गमन के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे छाया कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा के आने में सूर्य ग्रहण होता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी के आने से क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों इनके क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन देख लो।
फिर इनके जो राइट आंसर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? तो कौन सी होगी इसमें से अपारदर्शी? इसका राइट आंसर आपको बताना है। प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है, कौन सा है? इसका राइट आंसर बताना है। चंद्र ग्रहण होता है अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को, द्वितीया को। छाया निर्माण के लिए आवश्यक है, कौन? प्रकाश स्रोत, पर्दा, अपारदर्शी वस्तु और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 4 हमारे कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो है यह भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।